हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं जो चैप्टर 6 है और इसमें बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप अभी अपने जो हमारा जीएस पेपर 2 है तो उसमें से आप उठा के देखिए जो आपकी लास्ट यूनिट है, यानी कि इसमें 20 यूनिट दिया गया आपके सिलेबस में। ठीक है, तो जो 20वीं यूनिट है आपकी, तो 17 से तो यहाँ तक 19 तक आपके इंटरनेशनल रिलेशन की बात की गई है कि भारत और इनके पड़ोसी देशों के संबंध। तो ये चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, कि भारत और जो इनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिलेशन कैसे हैं। और उसके बाद आप कोई एक मैगजीन आई होप कि फॉलो कर रहे होंगे और वहाँ से बिल्कुल आपका ये जो कंटेंट है ना, तो इनके लिए कोई ऐसी बुक नहीं आती कि आप अलग से पढ़ोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी प्लस आप देखेंगे कि चाहे एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत कोई भी बुक एक पढ़ें और उसके बाद आपका करेंट अफेयर ही यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो इनके बारे में आप लोग पूरा अपडेट रहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि 17 से 20 तक में तो 20वीं यूनिट जो है वो आपकी कौन सी है कि जो भी आपके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच उनकी संरचना अधिदेश। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। आप सिलेबस बिल्कुल अपने सामने रखा करिए तो बेहतर होगा। और मैंने आपको कहा भी था कि उसकी आप चाहें तो यदि आपके पास नहीं है तो आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार हमें जो चीज़ें देखनी है वो हमारे सामने होनी चाहिए और इनफैक्ट हमें रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था उसकी बात कर लेती हूँ। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मतलब अभी बारिश का टाइम चल रहा है और जो लाइट है वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा धोखा दे रही है। ठीक है, कल वीडियो आपका नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, यानी कि कल के कल में नहीं आ पाया था। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मतलब एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। तो इस टाइम मोबाइल ही पूरा डिस्चार्ज रहता है, तो अब कोई चारा भी नहीं होता कि किससे बनाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और हाँ, जो भी बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूरी है देना, लेकिन बीच के क्वेश्चन जो भी मैं पूछती हूँ पढ़ाते टाइम उनके भी आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा और वहाँ से ज़्यादा चीज़ें भी आप समझ पाएंगे। तो जो आपका क्वेश्चन था, मैंने आधार कार्ड से रिलेटेड पूछा था, ये 2020 में ही आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसमें पहला आपका स्टेटमेंट था जो आधार है आपका वो मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं मतलब रखा जा सकता है। ठीक है, देन सेकंड था आपका कि राज्य निजी निगमों या कारपोरेशंस से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा यानी तीसरा आपका है कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। और चौथा ऑप्शन था कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा राइट होगा। तो इसका दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है और गोपाल जी ने जो आंसर दिया था वो बिल्कुल राइट है। दूसरा और चौथा ही होगा इसका। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि दूसरा और चौथा कैसे होगा और ये ऊपर के क्यों गलत हैं। तो आप देखेंगे कि जो आधार है आपका, ठीक है, वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। एक बात आपको और बताना है, आधार कार्ड से रिलेटेड सबके पास आधार कार्ड है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आधार कार्ड में जो आपके नंबरिंग दिए हुए हैं ना, वो कितने नंबर का होता है। जैसे हमारा मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, उसी तरीके से आधार कार्ड कितने नंबर का होता है। ठीक है, प्लीज़ इसे बताइएगा। तो इसमें से देखिए कि ये हमारी एक पहचान के रूप में बन गया है और हर जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, इससे में आप देखेंगे कि यहाँ पे व्यक्ति के नाम, पता, आयु और जन्म तिथि के साथ साथ फिंगरप्रिंट एवं आँखों की स्कैनिंग शामिल है। तो यहाँ पे आधार कार्ड में क्या हो रहा है कि आपका नाम होता है, उसके बाद आपके फादर या जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी होते हैं उनका नाम होता है। देन उसके बाद होता है आपका पता होता है, आयु होती है, जन्म तिथि होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और आपका फिंगरप्रिंट होता है। जो मेजर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है फिंगरप्रिंट। और उसके बाद आँखों की जो स्कैनिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब पहला ऑप्शन आपका क्या कहता था कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, अतः यहाँ पे आपका कथन एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 माह कहा गया था। इतनी छोटी छोटी, मतलब उसमें मेजर मिस्टेक कर दे, बहुत ही छोटी सी आप में मिस्टेक करेगा और हम लोग क्या करते हैं उसी पे गलती कर जाते हैं कि हमने तो पूरा पढ़ा कि ठीक है मेटा डेटा 3 महीने, तब 3 का 6 नहीं याद था हमें और वो हमें वहीं पे ले डूबेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 6 महीने तक का होता है, 3 महीने तक का नहीं होता। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है कि कोई भी राज्य उनके निजी नियमों को संग्रहित करने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। तो ये क्या है आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका कहता है यहाँ पे कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये आधार बीमा यदि आपको प्राप्त करना है, यानी कि बीमा उत्पाद यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आधार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी पॉलिसी लेनी होगी उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका आधार कार्ड ही हो। तो ये ऑप्शन भी आपका तीसरा इसलिए गलत है। और चौथा ऑप्शन तो आपको पता है कि सही है कि वो संचित निधि से यदि हमें कोई भी लाभ लेना है तो उसके लिए आधार कार्ड जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अभी महिलाओं के लिए 500 रुपये दिया जा रहा था, तो एक तो उनका तो बैंक अकाउंट पहले से ही खाता वगैरह खुल गया था। ठीक है, लेकिन और भी कई सारी योजनाएं आती हैं, चाहे लड़कियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे SC ST के लिए हो, किसी के लिए भी। ठीक है, तो उनका जो फंड है वो आपको संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आधार कार्ड की जो प्रतिलिपि है उसे जमा करना पड़ता है। ठीक है, और तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जमा ही करने पड़ते हैं, लेकिन ये भी आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, कैसे बनते हैं, कितनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब आता है आपका एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जो आपको कल बताना है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है विधानमंडल द्वारा सरकार, दूसरा ऑप्शन है लोकप्रिय सरकार, तीसरा ऑप्शन है बहुदलीय सरकार और चौथा ऑप्शन है सीमित सरकार। देखिए, ये मत सोचिएगा कि UPSC बिल्कुल ये है कि हमेशा स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी वो वन लाइनर भी पूछ लेता है। ठीक है, कई सारे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो वन लाइनर भी होंगे। मैंने भी जो पूछे हैं UPSC के पूछे गए क्वेश्चन है, अभी 2020 के ही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, जो अभी पूछे गए हैं। आपके पास पेपर होगा, आप देख लीजिए, गूगल में आपको मिल जाएगा तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे कि वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि UPSC के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते जाएं। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ठीक है, तो इसमें दी गई है कि पहला विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार और सीमित सरकार। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो आपको उसमें बताना है कि इनमें से क्या निकलेगा। तो वो आप देख लीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। इसमें आपको तो मैं बता चुकी कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यूनिट 20। ठीक है, GS पेपर सेकंड। इसमें क्या है कि इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद, सोवियत संघ की घटना आपको याद है ना, RSS जो आपका था, तो इसके जब विघटन होता है इसका, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें भी हो रही थी। और इससे क्या हुआ कि इन्हीं चुनौतियों के साथ, यानी कि ये जो उनमें उस टाइम पे जो काफ़ी पहले शीत युद्ध हुआ, फिर सोवियत संघ का विघटन होता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें चुनौतियाँ देखने को मिली थी। तो उनमें से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना था। ठीक है, और सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। और संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या हुआ कि भारत का जो जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका जो विशेष दृष्टिकोण अपने आप में क्या है, जानकारी का एक अहम विषय माना जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चैप्टर है इसमें हम और क्या चीज़ें समझने वाले हैं। तो इसके अंत में इस सवाल से किया गया है कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में
कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन, या आप जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूएन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में, इसका फॉर्मेशन होता है क्या, कैसे होता है, पूरा इसमें हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अभी और भी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें से आप देखेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये निर्माण हुआ लेकिन क्यों हुआ, और घटना पीछे की आपको मैं समझ के चल रही हूँ कि पूरी याद है। मैंने एक एक बिल्कुल पॉइंट पढ़ पढ़ के आपको समझाया है कि जो पीछे हुआ, ठीक है, चाहे वो शीत युद्ध हो, अमेरिका वर्चस्व हो, या कि सोवियत संघ का विघटन हो, ठीक है। तो ये सारी घटना आपको याद है, और नहीं याद हो तो पुराने वीडियो पहले देखिए, फिर इधर के देखिए, तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ था कि एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियों को उसमें दिखाया गया है, तो दूसरी ओर क्या है कि हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को, संघ को, आज की दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जा सकता है, ठीक है। यानी कि आज की दुनिया का इसे सबसे इम्पोर्टेंट संगठन माना जाता है या माना जा सकता है, ठीक है। और अमूमन आप देखेंगे कि यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुमत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। तो ये संगठन क्या है कि बहुत से विश्व भर के बहुत से लोगों के लिए एक अनिवार्य संगठन मानते हैं वो लोग, और इनफैक्ट हम भी मानते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उनकी नज़र में क्या है, शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। किनकी नज़र में, जो इस पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा ना कि बहुत से लोग इसे अनिवार्य मानते हैं, तो ये उनकी नज़र में क्या कहता है कि यहाँ पे शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक माना जा रहा है, ठीक है। हमें यदि हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। कुछ लोगों के थॉट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। इसमें पहला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये किसका है, डेग हैमरशोल्ड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव थे, ये इनका कथन है। ये क्या कहते हैं भाई साहब कि यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फॉर्मेशन हुआ, यूएन का यहाँ पे गठन हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम क्या करेंगे, पूरी आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देंगे, यानी सॉरी, आपकी जो कंट्री है जिसमें जितनी भी बुराइयां व्याप्त हो उसे हम समाप्त कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका पर्पस तो ये है बस कि जो मतलब बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, हाशिया पे खड़े हैं, उनको हम क्या करेंगे, उभारने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो बहुत ही नीचे तक पहुंच चुके हैं, बहुत ही गर्त में जा रहे हैं, जिनकी सिचुएशन जा रही है जिन देशों की, हम उनको क्या करेंगे, ऊपर उठाने का काम करेंगे। ना कि उन्हें हम क्या करेंगे कि उन्हें हम बिल्कुल ऐसा कह देंगे कि आप स्वर्ग तक पहुंच जाओ। इसका मतलब ये है कि आपकी यदि बेसिक नीड जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो हम उसको पूरा करेंगे। आपके लिए हम एसी, कूलर और यहाँ पे जो भी फ्रिज वगैरह नहीं ला के देंगे, क्योंकि वो आपकी फिर क्या हो जाएगी, एक वहाँ पे हम बात करें विलासिता वाला वो जीवन होगा, वो वाला नहीं करना हमें। उधर स्वर्ग पे तो वो ले नहीं जा सकते, क्योंकि जिसके पास है वो ऑलरेडी चला जाएगा। हाँ, ये है कि आपके पास खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। बाकी तो आप कर सकते हो। तो ये इनका कहने का मतलब यही था, इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट और आता है कि बतख ही की चौपाल, ठीक कहा आपने। और संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं और दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठकें होती हैं, दनादन स्पीच भी किए जाते हैं, और खासकर वहाँ पे जब वार्षिक सत्र होता है आम सभा में, ठीक है। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार
लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाए जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं और यहाँ पे है बनस्पति लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करें। और उसके बाद क्या हुआ, ये कथन किसका था? शशि थरूर का था, संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व आप देखेंगे कि अवर सचिव हैं। इन्होंने क्या कहा था कि एक संगठन ऐसा होना चाहिए कि खूब स्पीच वगैरह होते, उतना तो आज तक ऐसा कोई संगठन नहीं बना, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, कोई ऐसा मतलब ऐसा आदमी में आप देखोगे कि यहाँ पे संपूर्ण नहीं हो सकता, ना आप हो ना हम हैं, ना तो हमारे द्वारा कही गई बातें संपूर्ण हो सकती हैं। सपोज मान के चलिए कि हमने एक टारगेट बनाया कि 1 मंथ के अंदर अंदर हमें जितनी भी पॉलिटी की एनसीईआरटी है या लक्ष्मीकांत है उससे बिल्कुल 2-4 बार पढ़ के ऐसे पढ़ देना है कि अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमने ये टारगेट बनाया, ठीक है। अब टारगेट तो हमने बना दिया, ऐलान भी कर दिया कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर इतना करना। लेकिन क्या होगा कि 2-4 दिन तो हमारा बढ़िया तरीके से चलेगा, बहुत बिल्कुल हम एकदम से लग जाएंगे काम पे, ऐसा लगेगा कि बस अब पूरा ही हो जाएगा, कहीं 15 दिन में ही ना खत्म कर दे। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे अब क्या होगा कि जब वही वही कर रहे हो आप काम, धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं अब वो मतलब थोड़ा कहीं और चलना चाहिए, ये गड़बड़ है, थोड़ा मतलब बोरिंग सा लग रहा। और धीरे धीरे आपका क्या होगा कि वो 1 महीने का टारगेट आपका 4 महीने में पूरा भी नहीं हो पाएगा, 4 महीने भी लग जाएंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि बस अब वो 10-15 दिन कर ली मेहनत, अब आगे का नहीं हो पा रहा। तो हम जब भी बनाते हैं और हमेशा ऐसी सिचुएशन आती है, वो अलग बात है कि हम सिचुएशन से लड़ के उससे आगे निकल के फिर क्या करें कि उसको उसी महीने के अंतर्गत पूरा भी कर दें, और लोग करते भी हैं। लेकिन इतनी समस्याएं आएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में समस्याएं आएंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यदि जॉब वगैरह कर रहे हैं तो समस्याएं आएंगी, मतलब इतनी चारों तरफ से आपको घेर लेंगी और वो आपका टारगेट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। नेता स्पीच देते हैं बेचारे, करें क्या, वो कहते तो हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ढमका कर देंगे, इतना दुनिया भरे का बताएं। और उसके बाद क्या हुआ कि अब एक काम करने के लिए उनको तो पता है ना 5 ही साल की उनकी यहाँ पे रहने के ठिकाना है, ठीक है। अब वो काम कर रहे हैं एक ही काम पे, उनका लग जा रहा है टाइम, ऊपर से उन पे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें क्या ना करें, ठीक है। बताए तो बहुत ज्यादा थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ वहाँ दुनिया भरे का, लेकिन अब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया इतना ज़्यादा ऐसा वैसा करेंगे कैसा। तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे है कि ठीक है, लोग बातें करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये भी बिल्कुल 100% ही सबके लिए काम बिल्कुल करके ही देता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि यह बिल्कुल आपका काम अधूरा नहीं रहेगा, ये भी है, ठीक है। अभी हम इसका काम देखेंगे क्या है, हमारे घर के मजदूरी नहीं करता ये, देखते हैं अभी काम क्या है, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये इनका कथन है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि क्या हो, कहीं हम जाके बैठ सकें जब सब देशों के बीच में समस्याएं आएंगी, तो कोई एक ऐसा हमारे घर में होना चाहिए ना कि हमारे और आप में या पड़ोसियों में भी आ गई समस्या तो घर में तो आ गई तो बब्बा जी हैं, ठीक है, पापा जी हैं, जो भी घर के हेड हैं। लेकिन हमारे और हमारे पड़ोसी के बीच में आ गई, अब क्या करें, और दूसरे के बीच में भी आ गए दूसरे पड़ोसी के, अब गांव में भी हमारे किसी से झगड़ा हो गया, पड़ोसी के अलावा भी गांव गए उधर भी झगड़ा हो गया, अब हमारी मध्यस्थता के लिए कौन है? तो उसके लिए फिर आपका जो गांव का मुखिया होता है हम उसके पास जाते हैं, ठीक है, पहले उसी के पास जाया जाता था, हम उसके पास जाएंगे, उससे बुलाएंगे, जो गांव का सम्मानित व्यक्ति होगा हम उससे चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से है कि जब हम सब जगह से परेशान हो जाएंगे तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए पूरे विश्व में कि पूरे विश्व के देश वहां पे जाके शामिल हो सके, ठीक है। अब इसके बाद आई होप कि आपको में आ गया होगा कि इसका मेन पर्पज क्या था बनाने का। अभी पूरा बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ये दो कथन याद रखिएगा। इन दो जो उदाहरण दिए गए हैं और एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अभी जो मैंने बताया ना कि हर मर्ज की दवा नहीं है कि आपका पूरा 100% ही देगा, लेकिन वो दवा जरूर है कि आपको यदि कोई भी समस्या हो रही तो जैसे होता है ना कि हमें कहीं भी दर्द हो रहा, बुखार आ गई, थोड़ा बहुत मतलब किसी भी वजह से हो रहा, लेकिन आप एक पेन किलर खा लो, पैरासीटामोल खा लो, तो आपका ये हो जाएगा कि चलो कुछ टाइम के लिए आप अभी कंट्रोल में है आपकी फीवर वगैरह, उसके बाद आप जाइए तो दवाई कराइए अपनी।
अब ऐसे नहीं कि आपके पैर में सूजन आ गया या कि आप हमारी उँगली में कुछ भी मतलब सड़न फेंक दिया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करें कि उससे हमारा दर्द कम हो जाएगा, फिलहाल उस टाइम के लिए। लेकिन बाद में तो जो डॉक्टर है उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, हो सकता है कि हमें कटवाना भी पड़ जाए या कुछ और करवाना पड़ जाए, तो वो फिर बाद में दवा होगी, ठीक है? लेकिन इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लिए वो ज़रूरी बन जाती है कि हम उसको ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं, इसे पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा जब भी आए, ठीक है? कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक काम हमें क्या मिल गया कि ये युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो सके, ठीक है? पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, यूएन जो है इसका जो कार्य है वो क्या है, तो इसका कार्य आपका क्या है कि युद्ध और शांति के मामलों में ये मदद करते हैं, वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो सके। तो सिर्फ और युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं, आपको इतना लिखना है, ठीक है? देन उसके बाद क्या होगा कि देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले। तो हमारे जो भी झगड़े वगैरह होते हैं, मनमुटाव होता है, लेकिन इससे सीधे से बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि सीधे तलवार लेके ही खड़े हो जाओ। देन उसके बाद क्या होगा कि इसकी जगह वे विभेद के मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। जब भी झगड़ा हो रहा, नहीं सुलझने का नाम ले रहा, तो हम जा सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया ना कि गांव के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के पास हम जाके वहां से दोनों लोग जाएंगे, जो कि उनकी बात ऐसा होता है कि मतलब एक पक्षीय नहीं होती, वो जो भी बातें हैं हम दोनों की सुनेंगे और उसके बाद ही निर्णय देंगे कि किसको क्या करना चाहिए, ठीक है? और हम उनकी बेशक बात मानेंगे भी। इसी तरीके से कि किसी भी राष्ट्र के मध्य ऐसी कुछ घटना घट रही है तो बेशक जाएं यूएन के पास, यूएन से आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ दिया जाएगा और उसका आप देखेंगे कि एक और यहाँ पे शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः क्या है कि अधिकांश झगड़ों और विभेदों का जो समाधान होता है बिना युद्ध के ही किया जाता है। शीत युद्ध का भी ऐसे ही किया गया था, बिना युद्ध के ही उसका समाधान निकला था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सोचते हैं ना, आजकल तो हमारा खून और खौलता है, हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से अब्यूजिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें कोई दे दे वही पलट के, जो हम उसे कह रहे थे उसी को वो पलट के हमें जवाब दे दे ना, मतलब क्या है, सीधे गर्दन पकड़ लेते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे को गाली देगा। दे हम भी रहे हैं। हम जब आप देखेंगे ना, झगड़े की वजह यही होती है कि धनाधन आप भी बिल्कुल चिपकाए जा रहे हो गालियाँ, वो भी सामने वाला भी दे रहा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि उसकी हिम्मत कैसे, उसने मुझे गाली दे दी। अब उसे गाली दे दे के कह रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसे, तूने मुझे गाली कैसे दे दी, और उसकी वजह से हम मतलब मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम ये नहीं समझ पाते कि शांति से भी हम समाधान निकाल सकते थे कि ठीक है हमने दिया, वो उसने भी दिया, बातों से ही आप काम चला लो, हाथ पैर ना तोड़ने की नौबत आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? और उसके लिए क्या होता है ना कि एक तीसरे व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर, कि वो हो वहाँ पे तो कहे कि भाई तू भी तो दे रहा गाली, उसे ऐसे मतलब रिएक्ट क्यों कर रहा, ओवर रिएक्ट, या तो तू देना बंद कर दो, फिर जायज़ है कि हम उससे क्या कर रहे हैं कि मार रहे हैं। लेकिन हम भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहा है, और दोनों की बिल्कुल मतलब ऐसे ज्वाला भड़क रही कि उसने ऐसा कह दिया, और कह कह के हम भी कह रहे हैं कि तुमने ऐसा कह दिया। तो इससे क्या होगा कि, और आप लोग बिल्कुल ये रियल लाइफ से है, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिएगा, आप बिल्कुल अच्छा सामान्य जीवन जिए होंगे ना, आपका बचपन वगैरह सामान्य गुजरा होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ होंगे इन सारी बातों से, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे इसी तरीके से, वो जैसे मैंने बताया ना कि दोस्त में तीसरा व्यक्ति का होना जरूरी है, भले वो पिट जाता है लेकिन तीसरे का होना जरूरी होता है। इसी तरीके से जब देशों में झगड़े होते हैं ना, तो एक तीसरा होना जरूरी होता है, जो कि यूएन है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। ये कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई देश नहीं है, ठीक है? ये बात आपको याद रखना, कई देशों का समूह है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं।
और यह अनेक मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं, और एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ऐसे समस्या यानी कि ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के में सदस्य देशों की मदद करते हैं। ये जो राज्य आ रहा, प्लीज इस पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। राज्य का हम कई बार बता चुके हैं कि राज्य का मतलब इसमें देश ही होता है, ठीक है। राज्य से संप्रभु राज्य की उसमें ये बात की जा रही है कि आपकी स्टेट वालों की नहीं बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कई सारे राज्य इसको मिलके बनाते हैं, और यहाँ पे जब ये बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की ये मदद करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होता है। किस तरीके से होता है? तो राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। हमारे या अदर कंट्रियों के पास से कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम साथ मिलकर कर सकते हैं, और कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे भी तभी निपटा जा सकता है जब क्या हो कि सभी साथ मिलकर काम करें, जैसे भी कोविड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। और बीमारी, ये देखिए ये बीमारी आ गया यहाँ पे कि जैसे महामारी आ गई। अब महामारी से निपटने के लिए ना हम एक बहुत ही तीसमार खान अकेले नहीं पैदा हुए जो कि निपट सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इतनी बड़ी चुनौती में, और सबसे जीता जागता उदाहरण आपके सामने कोविड-19 का है। अब यहाँ पे हम अकेले कुछ करना चाहें, इम्पॉसिबल है। कहीं भी कोई दवा वगैरह बन रही, हर देश के लिए उसे उपलब्ध कराया जाए, यही इस टाइम की हमारी अच्छी मानवता होगी, और यही इस टाइम की हमारी सच्ची वाली, यहाँ पे कहें तो मानव सेवा भी होगी, समाज सेवा यही होगी, ठीक है। तो इसमें से कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे, और हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। तो यहाँ पे प्लीज आप ये पॉइंट भी नोट करिएगा कि जो दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती पे आती है हमारे सामने, तो क्या होती है कि इसमें सब देशों को मिलके काम करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इनको एक एक पॉइंट पे आप नोट करते जाइए, पूरा नहीं उतारना है, बस की पॉइंट्स हमें बनाने हैं। तो इसमें से जो यूएन है वो किस तरीके से काम करेगा कि जहाँ पे क्या होता है कि सभी राष्ट्रों को, कुछ आप लिखेंगे कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहाँ की सभी राष्ट्रों के इकट्ठे हुए बिना संभव, वो काम संभव ही ना हो, वहाँ पे फिर यूएन की हेल्प चाहिए होती है हमें, क्योंकि यूएन पे कई सारे राष्ट्र सम्मिलित है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, बीमारी हो गई आपकी, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया यानी कि आपका जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है लगातार, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, और इनके प्रभावों का ही हम आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वातावरण में क्या है कि तापमान क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो किस मेन जो गैस इसके लिए वजह होती है वो कौन सी है? CFC है, यानी कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ती है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि। और इससे क्या होता है कि इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है, यानी कि समुद्र तल क्या होगा कि इसका ऊंचाई जो है बढ़ने का खतरा। अब बढ़ने का ऊंचाई कैसे बढ़ेगी समुद्र की, आप ये सोच रहे होंगे ना। जब धरती अंदर से गर्म होगी ना, तो बाहर को फेंकेगी। ज्वाला फटते, ज्वालामुखी फटते, क्यों फटते कि पृथ्वी हमारी अंदर से इतनी ज्यादा गर्म हो रही है, इतनी ज्यादा गर्म हो रही है कि वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ज्वार भाटा आते, इन सब की वजह यही है। तो जब भी क्या होगा ना यहाँ पे कि हमारी धरती या हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, तो उससे जो है समुद्री इलाका बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बाहर की ओर आएगा ये, ठीक है। और बाहर की ओर आएगा तो बड़े बड़े इलाकों को नष्ट करेगा। अभी आप सुनामी पढ़ेंगे, चक्रवात पढ़ेंगे, इन सब की वजह क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का भी खतरा हो सकता है, किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। थोड़ा आप इसे देखिएगा कि ताप बढ़ने से धरती का समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। तो प्लीज स्टेटमेंट ऐसा भी यूपीएससी में बन सकता है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि ताप का समुद्र का क्या लेना देना है, तो ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। अगर यदि ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र जो तटीय इलाके हैं जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। बहुत बड़े बड़े, जब आप देखते हो ना सुनामी आती है, तो
थोड़ा बहुत नहीं आती, फिर ले ही जाती है सबको। कभी आप मोबाइल में डालिएगा यूट्यूब वगैरह में, आपको दिखाएगा कितनी भयानक वाली आती है कि वहाँ पे कुछ मूवियों में भी दिखाया जाता है कि ऐसे आती कि सबको लपेट ले जाती। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पता नहीं चलता कि यहाँ पे थी भी कभी कि नहीं थी, कुछ था। एक तो वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं बचता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा, मतलब अभी हम बचेंगे फिर बाद में देखेंगे सुनामी के बाद कि ऐसा कुछ था। वो अलग बात है कि उस एरिया का कोई भी बंदा दूसरे देश में टूर में चला गया हो तो बच जाए बाय चांस, लेकिन फिर बचता नहीं कोई। बिल्डिंग की बिल्डिंग ही खराब हो जानी होती है वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग तो छोड़िए, पूरा वो एरिया ही साफ हो जाना है, तो इससे ये खतरा बढ़ सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जिसमें बड़े बड़े शहर भी आपके डूब जाएंगे और हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। और तब भी अंततः सबसे जो प्रभावकारी की हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें ऐसा लगता है कोई भी देश करना चाहता है, लेकिन अपना डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता है। एक विकास होता है, एक सतत विकास होता है। ये इकोनॉमिक्स के दो वर्ड हैं, एक डेवलपमेंट है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, हमें अभी समझाती हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे हम समाधान तो ढूंढ सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए, और इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी हो जाता है। और दुर्भाग्य से क्या होगा कि सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें होती है। कि सहयोग की जरूरत को पहचानना कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पे सहयोग करना चाहिए, और सचमुच में सहयोग करना, ये दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी देखेंगे ये सारी बातें। और देश के सहयोग का मतलब देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर जो आपका तरीका क्या होगा, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। और सहयोग में आने वाली लागत का जो भार होता है, कौन कितना उठाए, यानी कि हमें सहयोग करना भी है, उसमें जो भी लागत लग रही है उसका भार जो है वो कौन उठाए। तो हम कहते हैं ना कि हम सहयोग कर रहे हैं, जैसे सपोज मान के चलिए हमने कहा हम एक समाज सेवी हैं। अब समाज सेवी का मतलब क्या है, हम लोगों से पैसा लेके उनकी सेवा कर रहे हैं, या हम खुद का खर्चा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उनसे पैसा लेके उनकी सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके लिए काफ़ी अच्छा हो, बेनिफिट हो, बहुत कम रकम लेके कर रहे हैं तो ये भी एक समाज सेवा हो सकती है। लेकिन हम उनसे अंधाधुंध ले रहे हैं इस नाम पे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, या ऐसा ऐसा हमें ट्रस्ट दीजिए, बाद में हम कुछ नहीं कर रहे, अपना विकास कर रहे हैं और हम समाज सेवा का नाम ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और उसके बाद आपके साथ दो चार लोग और मिले हुए हैं, तो दो चार लोगों में आप कह रहा कि भैया तू मतलब समाज सेवा तो हमने बेड़ा उठा लिया कि करना। अब एक बंदा कह रहा कि नहीं नहीं तेरा खर्चा लगने वाला, तू पैसा लगा, हम नहीं लगाने वाले। दूसरा बंदा कह रहा है यार मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करने वाला। तो कौन कर रहा है फिर, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ही क्यों हुए। तो इनमें भी ऐसा वैश्विक स्तर पे भी हमारे पास समस्याएं आती हैं कि कौन इसमें सहयोग करेगा और किस तरीके से करेगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो भी इनका भार वगैरह होता है, लागत वगैरह होती है, कौन कितना उठाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या ही है। और सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए, उससे क्या होगा कि कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद यानी कि जो भी आपस में बात तय हो जाए ना, उससे फिर अडिग ही रहे लोग कि अब हमने जो कह दिया, बात निकल गई जुबान से, हम वही करेंगे, बदलेंगे नहीं बाद में कि यार ऐसा तो बोल दिया था कि हम मतलब इस तरीके का करेंगे, अब तो हो नहीं पा रहा, चलो काम हटाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो बातें तय हुई उससे कोई भी दगा ना करें, और इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमति नहीं होते। यहाँ पे समस्या उस पर भी है, क्योंकि सारे राष्ट्रों की बात तो उस टाइम पे हमने हाँ 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 कर दिया, और बाद में समझ में आता है कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती करके चले आए, अब ये जिम्मेदारी तो हम ले ली, अब हमसे हो नहीं पाएगा, अब बाद में ये मुकर गए, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे जब सहमत इनकी नहीं बन पा रही, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे काम आएगा कि लोग मुकर सकते हैं अपनी अपनी बातों से। तो उस टाइम पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के बात करेंगे कि इस तरीके से करना, ऐसे करना है, ये वो दुनिया भर का एक ही लोगों की बात मान्य होगी वहाँ पे, और उसमें से फिर कोई मुकर नहीं सकता,
ठीक है। तो वहाँ पे किसकी मदद काम आएगी हमें? यूएन की, यानी जो भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना हुआ है, और ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है आपका, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित भागीदारी होगी। यानी कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें तय कर दिया कि जो भी होगा, छोटा बड़ा जितनी भी होगी लागत, वो सबको बराबर देना पड़ेगा। अभी आपके यूनाइटेड नेशंस में जितने भी राष्ट्र 192 93 जितने भी हैं, ठीक है, उनमें से क्या होगा कि उन सबको बराबर का खर्चा देना पड़ेगा। अब क्या होगा कि लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई भी सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन जरूर ही करेगा। यदि उसने शामिल हो गया, उसकी सदस्यता ले ली है, उसे पालन करना पड़ेगा। और शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के जो भी देश विजेता बनकर उभरे हैं, और ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इससे क्या होगा कि बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। यानी कि एक ये भी समस्या थी। हमने क्या क्या समस्या दी, एक बार फिर रिकॉल करिए आप, कि जब भी युद्ध की स्थिति होगी वहां पे शांति स्थापित करने के लिए यूएन हेल्प करेगा। जब भी कभी वैश्विक महामारी की बात आती है, वैश्विक आपका जो भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड बात आती है, उसमें यूएन का हम सहारा लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जब भी कुछ भी ये फंड वगैरह की जो भी है कि कौन कितना करेगा क्या कैसे, उसके लिए भी यूएन हमारे लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे शीत युद्ध के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली बन रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो शक्तिशाली बन रहा था, और अमेरिका सिर्फ एक नहीं था, आपको पता है कि रसिया में पश्चिमी यूरोप के आधे पूर्वी यूरोप के राष्ट्र शामिल थे, नॉट रसिया, इसमें था सोवियत संघ था, रसिया में नहीं, ठीक है, सोवियत संघ में। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो पश्चिमी यूरोप के थे वो अमेरिका में शामिल थे। तो इनमें से क्या हुआ कि ये जो इतने मतलब हैं कि ताकतवर राष्ट्र उनके अगुवाई में हो रहे थे, काफ़ी हमने देखा कि ये लोग डेवलप भी कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी अभी न्यू है ना, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। वहाँ से ऐसा नहीं कि तभी समझ में आएगी, बट अभी जो मैं बोल रही हूँ कि अमेरिका में ये देश शामिल थे, ये वो पीछे बता चुकी हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे डिटेल पे नहीं हो पाएगा। आप वही वीडियो जाके देखिए और समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि पश्चिमी देश काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और उनकी जो इच्छाएं आकांक्षाओं पर लगाम कसना संभव हो जाएगा। जैसे किसी ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाना है, सबसे ज़्यादा ना जो भी विकसित देश है उनके द्वारा ही ये प्रदूषण वगैरह फैलाया जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो इन पे लगाम कसना कैसे संभव हो पाएगा भाई। अब यहाँ पे दिक्कत तो ये भी आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और इसमें क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है। तो इन सवालों के उत्तर में हम लोग अध्याय के अंत में समझ जाएंगे कि क्या कैसे है, अभी तो इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। कि जो अमेरिका है तो मनमानी करे, तो अभी से मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ इस पे भी मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का कंट्रोल है, ठीक है, कि अमेरिका को भी इसकी बात माननी पड़ती है। जब भी वैश्विक स्तर की बात आएगी, वो अपने राज्य के अंदर क्या कर रहा है डजेंट मैटर, लेकिन वैश्विक स्तर पर उससे खतरा हो रहा है तो यूएन की बात इसे भी माननी पड़ेगी। अब क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस तरीके से हुआ, जो आपका यूएन है, तो पहले विश्व युद्ध ने क्या किया कि दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूरी किया जाना चाहिए। मेजर जो इसमें रोल है ना झगड़े का निपटारा, ये युद्ध वगैरह की स्थिति, ठीक है, लेकिन एक नहीं है। ये जो आप बस युद्ध बस लिख दें तो अभी एक नहीं, हमने कई सारे अभी इसके पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी विश्व युद्ध ने क्या किया कि दुनिया को ये बात, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था आपको 1914 से 1900 कब तक हुआ था आपका 1914 से 1918 तक शायद हुआ था, ठीक है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यही डेट है, आप देख लीजिएगा। तो जब पहला विश्व युद्ध होता है, लोगों को ये तो अनुभव हो गया कि भैया कुछ नहीं, मामला गड़बड़ है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, कि बातचीत से ही काम बन जाए, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि
किसी भी तरीके की हमें हानि नहीं होगी। थोड़ा बुरा लगेगा कि उसने हमें गाली दी, ये वो दुनिया भर का, लेकिन ठीक है कि हम सही सलामत तो रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि कुछ तो अब करना चाहिए, और यहाँ पे हमें, और इसी की वजह से इसका संगठन बनाया, और इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ यहाँ पे? पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, इसमें जन्म होता। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1935 जो 1939 से 45 ना यहाँ पे रोक सका। इसमें ये जो हुआ, लेकिन ये दूसरा विश्व युद्ध को रोक नहीं सका। ये जो लीग ऑफ नेशंस था, इसकी संगठन बनाया गया, लेकिन इससे ने मतलब इतनी ताकत नहीं थी कि ये रोक पाए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये रोक नहीं पा रहा है, तो पहले विश्व युद्ध में आप को ने देखा यहाँ पे कि जो आपका पहला विश्व युद्ध था, तो पहले विश्व युद्ध की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल भी हुए। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब क्या हुआ कि जब ये समझ में आ गया कि भाई अब इससे भी काम नहीं चलने वाला, हमने क्या किया? पहले विश्व युद्ध के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इसने कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं आया इसका फंडा। अब क्या समझ में आया कि इससे अभी ये बहुत कमजोर है, हमें आगे की कुछ की मतलब कोई ऐसा दृढ़ हमें बनाना पड़ेगा कि जो बिल्कुल पहाड़ की तरह एकदम से टिक के खड़ा हो जाए, हटे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की स्थिति आ जाए। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। अब इसकी डेट याद रहेगी, आप एक कहानी की तरह याद करिए कि पहला विश्व युद्ध का नाम लेते ही आपको 1914 से 1918 तक की घटना याद आती है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि 1914 से 18 या 19 था, ठीक है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो इसमें से मतलब वो घटना होती है, उसके बाद ये लीग ऑफ नेशंस बना, लेकिन इसका काम कुछ हुआ नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। 1939 से 45 तक क्या चलता है? द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब होता है? 1945 में। जब 1945 में समाप्त होता, कैसे समाप्त होता? जब अमेरिका जापान के दो जगह पे हिरोशिमा और नागासाकी में क्या करता? परमाणु बम गिराता। उस टाइम पे समाप्त होता कब? 1945 में। अब जब ये 1945 में गठन हुआ, मतलब समाप्त हुआ, उसी टाइम किसका गठन किया गया था? तो उसी टाइम आपको याद रखना है कि यूएन का गठन किया गया था। कब? 1945। तो इस तरीके से आप लिंक करके याद करेंगे, कभी नहीं भूलने वाला आप, ठीक है। थोड़ा एक दो बार आप सुनेंगे, इसे पढ़ेंगे तो आपको अब याद रहेगा ये कि 1945 में यूएन की स्थापना हुई। आप इसे लिख भी लीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्रों के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। कितने राष्ट्र उस टाइम पे शामिल थे जब ये बना? 51 देश टोटल थे। ये आपको अभी नहीं लिखना, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, जहाँ पे लिखना मैं बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ है कि दो विश्व युद्धों के बीच देखेंगे आपकी लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। ये हम लोग लिख चुके हैं पहले भी। और इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा, जो क्या होगा कि आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। यानी कि ऐसा भी ये काम करेगा कि हमें ऐसा लग रहा कि आगे होने वाला, शीत युद्ध में लग रहा था होने वाला, हुआ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का भी ये काम करेगा कि युद्ध को रोक सकता है, कि युद्ध का रूप ये ना ले पाए। और अगर युद्ध छिड़ जाए तो भी क्या होगा कि शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। और इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र की एक मंशा पूरे विश्व में क्या होगी कि सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की भी होगी। तो एक पॉइंट आप और नोट करिए कि इसकी जो एक और मंशा होगी, इसका जो एक और उद्देश्य है वो क्या है कि पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है।
या बढ़ाने के लिए जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें आपस में इकट्ठा करने की बात कही गई है। अब आता है 2006 और 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देशों की संख्या थी 192 थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। तो संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग वगैरह भी होती है, उनके जो भी अध्यक्ष होते हैं। और आपके लिए होमवर्क है आज का कि अभी वर्तमान में इसके कौन हेड हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के या यूएन के, ठीक है। काफ़ी इजी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद होना चाहिए। इतने मतलब छोटी छोटी बातें आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है, 192 कंट्रियां हैं लगभग। इसमें जितने भी हैं वो स्वतंत्र राष्ट्र ही हैं। इसमें जो भी इनमें जितने भी सदस्य हैं उनको एक वोट हासिल है। और इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके नाम क्या क्या है, सुरक्षा परिषद में जो इसके सदस्य हैं वो 5 राष्ट्र हैं। कौन कौन से हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। उसके बाद इनका नाम भी आप लिख लेंगे। जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद लिखेंगे यूएन के, और उसके बाद आप नाम लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से राष्ट्रों के नाम है यहाँ पे, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन भी है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद क्या हुआ था कि बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये इसके स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से, 5 राष्ट्र जो हैं। उसके बाद अदर कंट्रियों में से कुछ स्थायी हैं लेकिन कुछ अस्थायी, लेकिन ये 5 बिल्कुल स्थायी ही हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उनका प्रधान है, तो प्रतिनिधित्व तो महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव कोरिया के वान की मून है, उस टाइम पे थे 2006 में, अभी नहीं है, ठीक है। अभी वर्तमान में आपको बताना है कि यूएन के महासचिव कौन है। काफी इजी क्वेश्चन है ये, आपको बनना चाहिए। और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे। अब आप कह सकते हो कि वो थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2007 को संभाला था। और 1971 के बाद इस पद पर बैठने वाले वो पहले एशियाई भी बने थे। तो पहले एशियाई कौन बने थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम 1971 में क्या हुआ था, 1971 में एक और घटना हुई थी, आपको यदि याद आ रहा हो तो भारत और चाइना का युद्ध, सॉरी भारत और हमारा इधर का पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब कब हुआ था, एक हुआ था 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। ये सन याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ था कि जो दक्षिण कोरिया के थे, क्या नाम था इनका, वान की मून था। और आप देखेंगे कि पद संभालने वाले पहले एशियाई थे, क्योंकि एशिया कंट्री में ही दक्षिण कोरिया आता है, ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है आपका। अब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध आम सभा, मतलब कि आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी होती है। तो आम सभा में भी होती है, सुरक्षा परिषद में भी होती है। सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने हैं, 5 देश हैं। कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, रूस है, चीन है। और उसके बाद अमेरिका, रूस, चीन, देन उसके बाद आपका कौन सी कंट्री आती है, और फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। इसको याद ही रखिएगा, ऐसा पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आपको दे दिया जाएगा। सुरक्षा परिषद के सदस्य, ये ऑर्गेनाइजेशन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों में ही याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इसमें तो हमने देख लिया कि उनकी जो एजेंसियां हैं वो करेंगी, लेकिन इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आर्थिक और मतलब आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियों का गठन किया गया, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनकी कई सारी एजेंसियां थी था, यूएन की ही एजेंसियां हैं ये। अब ये आपको समझ में आएगा, कभी गलती नहीं करेंगे, एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे आप। एक एक वर्ड पढ़ने का मतलब यही होता। अभी मान के चलिए कि मैं इसे बिना पैराग्राफ पढ़े आपको यूएन के बारे में मैं चाहती, तो यूएन का गठन कब हुआ था, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान में कितनी कंट्रियां शामिल हैं, और उसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या है, इतना पढ़ा के मैं निकल सकती थी।
लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती। और जब हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा बेहतर तरीके से ही पढ़ें, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और बाकी आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा, तो बेशक यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप आके सुने ही मेरे को, ठीक है। तो इसमें से प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। बट यहाँ पे यदि आपको पढ़ना है तो थोड़ा हमें डिटेल पे जाना पड़ेगा, एक स्टोरी इसकी तैयार करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी की एक यही खास बात है कि वो हमें स्टोरी फॉर्म में बताता है सारी चीज़ें, ठीक है। फैक्ट हम कहीं से रट लेंगे, रटा चीज़ हमें बहुत जल्दी भूलता, बहुत ही जल्दी भूलता। हमारी मेमोरी, आप बायो पढ़ेंगे ना, जब ब्रेन पढ़ते हैं तो समझेंगे कि किस तरीके से क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें अब यूएन की संस्थाएं जो थी वो कौन कौन सी हैं देखिएगा। अभी शायद है कि आपको ना पता रहा हो, लेकिन अब पता होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, यूएन की जो संस्थाएं हैं या एजेंसियां हैं। पहला है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनको एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा आता है, आज इसे आप लिख लीजिए, इकट्ठा ही लिख लीजिए, फिर अलग अलग पढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP। तो पहला आपका कौन हुआ, WHO हुआ। दूसरा आपका यहाँ पे कौन होगा, दूसरा आपका होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या कि इससे आप UNDP कहते हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, जो अभी इसकी ही एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही, यहाँ पे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन या UNHRC। उसके बाद आपकी कौन सी एजेंसी आ रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। ये UN हमेशा लगा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए ऐसे कि UN तो पहले ही आ रहा, यानी कि UN की एजेंसी है ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि UNHCR, और उसके बाद हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये यूनिसेफ। इनकी कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह इनके द्वारा निकाली जाती हैं। ये सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना, मैं फिर बोल रही हूँ। उसके बाद है कि और संयुक्त राष्ट्र और संघ शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये यहाँ पे शामिल हैं। कौन कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं, WHO, UNDP, UNHRC और UNHRC के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूनिसेफ है। यूनिसेफ के बाद आपका यूनेस्को है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह जो यूनेस्को में से देता है मान्यता वगैरह। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके हमें पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आता है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट इसके या एक एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि कल मैं इन्हें क्या कराऊं, आपका पूरा करा दूं, ठीक है। तो कल हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे होगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इनको आपको याद रखना है कि ये कहाँ की एजेंसियां हैं, UN की हैं, ठीक है। UN तो पहले ही लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है, लेकिन WHO में नहीं लगा, लेकिन फिर भी WHO इसकी एजेंसी है। अब आता है WWF आता है, WTO आता है, IMF आता है। क्या ये भी इसकी एजेंसियां हैं या नहीं है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि आप इनकी एजेंसियों को लिख चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका आएगा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार। तो इसको देखेंगे हम लोग कल ही। यदि ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा ही मैं लिखवाऊंगी, जो कि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर अलग से इसे अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, 2-4 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो आप में इतनी हिम्मत है कि आप सुन पाओ, और खैर मेरे में तो अब है कि फिर वही बनाओ और कोई देखे ना, तो वो भी दिक्कत होती है। तो इसलिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंप्लीट जरूर करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसे आप लोग को बिल्कुल कल तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो अब आई होप कि आप लोग इसे क्या है पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से, एक एक बार अपने से खुद से पढ़िएगा, और तब जाके ये चीज़ें समझ में भी आएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि ये यूनिसेफ है, किस आधार पे अपनी रिपोर्ट बनाती है, किस
आधार पे, किस बेस को लेके ये अपनी रिपोर्ट बनाती है। इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, किस फील्ड के लिए ये वर्क करती हैं, या जो आपका है यूनेस्को है वो किस फील्ड के लिए वर्क करता है, किस आधार पे रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है, कैसे क्या करता है, कितनी इसमें सदस्य देश शामिल है, वर्तमान में कौन सा देश अभी इसमें शामिल हुआ, ये सारी चीज़ें जानना थोड़ा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यूनेस्को में अभी तक जितनी भी कंट्रियां हैं 192 हैं, ठीक है। तो 192 देश हैं यूनेस्को में शामिल हैं, सॉरी यूएन में शामिल हैं। और यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो इसको भी आपको नहीं भूलना। वो इंकेमन वगैरह ना भी याद रखोगे चलेगा, कोई ज़रूर नहीं उसको याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इनको हम लोग करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।